नाज़रीन आदाब, शोबे खबर की खुसूसी पेशकश हालात हाज़रा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान फैयाज़ अहमद फैयाज़। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हम पिछले कई हफ्तों से बराह रास्त और बाज़ाब्ता तौर आपको जानकारी देते आए हैं उन 3 नए कवानीन से मुत्तलिक जो 3 नए कवानीन हमारे मुल्क में इस साल 1 जुलाई से नाफिज हुए। इन 3 नए कवानीन को हम भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नाम से जानते हैं। चूंकि जब 1 जुलाई को ये 3 नए कवानीन हमारे मुल्क में नाफिज हुए, उससे पहले हमारी यहाँ पे यूटी जम्मू कश्मीर में बाज़ाब्ता इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई। जो हमारे वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब जनाब अटल डलू साहब हैं, उन्होंने एक बाज़ाब्ता एक मीटिंग बुलाई, उसमें तमाम जितने भी इंतजामात किए गए थे उसको हतमी शक्ल दी। 1 जुलाई को बाज़ाब्ता तौर एक दिवस, थाना दिवस मनाया गया, जिस सिलसिले में इस सिलसिले में की जानकारी जो है, जानकारी आम करने के सिलसिले में स्टेप्स लिए गए। फिर बाज़ाब्ता तौर जब 1 जुलाई का इसका बाज़ाब्ता इनॉग्रेशन किया गया, हमारे आदरणीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी ने बाज़ाब्ता उस तकरीब में शिरकत करके यहाँ पे इसका आगाज़ किया। और फिर लगातार हमारे दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के न्यूज़ शोबे की बराबर ये कोशिश रही कि आपको जानकारी दी जाए कि क्या मकसद है इन 3 नए कवानीन को इंट्रोड्यूस करने का, किस तरह का बदलाव हमारे आज के इस डिजिटल इंडिया के दौर में देखने को मिलेगा। जिस तरह से हमारे मुल्क के आदरणीय वजीर आजम श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे मुल्क को डिजिटल इंडिया बनाने के सिलसिले में कलीदी रोल अदा किया, और किस तरह से इन 3 नए कवानीन में मुख्तलिफ स्टेप्स लिए गए। और आज इसी की एक और कड़ी के तहत हम एक और प्रोग्राम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। और इस सिलसिले में आज हम बात करना चाहेंगे कि जिस तरह से हमने पहले ही कहा कि ज़रूरत क्या थी इन 3 नए कवानीन को, और हमारे इस डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के तहत किस तरह की डायरेक्शंस है इन 3 नए कवानीन में। विटनेस प्रोटेक्शन के हवाले से किस तरह के प्रोविजंस रखे गए हैं, या अगर हम विक्टिम प्रोटेक्शन की बात करेंगे उस सिलसिले में क्या कुछ कहा गया है, या रूरल इंडिया स्ट्रेंथनिंग ऑफ पंचायत के हवाले से, इसी तरह से सेफ्टी ऑफ चिल्ड्रन, या अगर हम फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स की बात करेंगे जो इंडियन सेक्शन जो अंडर सेक्शन 293 आता है, उस सिलसिले में क्या कुछ नया है, ये खुसूसी गुफ्तगू हम आज आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। और हमारी आज खुशकिस्मती है, हमारे साथ इस सिलसिले में यहाँ पे मौजूद हैं, और हम बाज़ाब्ता स्वागत करना चाहेंगे श्री अचल सेठी जी, जो सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर से आपका बाज़ाब्ता वेलकम है हमारे शो। शुक्रिया फयाज। श्री अचल सेठी जी, जिस तरह से हमने आगाज में कहा कि किस तरह से मुल्क की कोशिश रही इन 3 नए कवानीन को इंट्रोड्यूस करने का, फिर उसके बाद जो यहाँ यूटी जम्मू कश्मीर है, क्योंकि आपकी तरफ से बाज़ाब्ता कोशिशें होती रही थाना दिवस के सिलसिले में, या इसके बगैर जो इसका अवेयरनेस पार्ट है, या ट्रेनिंग्स के हवाले से हम बात करेंगे कि जितने जो इस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स है उनके हवाले से, तो ये कहिए आगाज में कि जो जरूरत पड़ी इन 3 नए कवानीन की, इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले दूरदर्शन को भी मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपने सीरीज ऑफ प्रोग्राम किए इन 3 क्रिमिनल लॉज पे, जिससे कि हमारे जो जनता है उसको ये पता चला कि असल में ये क्रिमिनल लॉ क्यों लाए गए और इसकी ज़रूरत क्या पड़ी थी। तो इसमें हमारे जो पहले कानून थे वो उनका नाम था इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और एविडेंस एक्ट, जो कि हमारे पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को देखा करते थे। अगर कोई ऑफेंस हो जाता था तो ये 3 कानून थे जो देखते थे कि किस तरह से पनिशमेंट दी जाएगी, किस तरह से कोर्ट में प्रोसीजर चलेगा, और गवाह कैसे आएंगे, एविडेंस कैसे आएंगे। ये पुराने कानून थे, अंग्रेजों के जमाने के कॉलोनियल लॉज थे जी। तो जब नया इंडिया है, प्रधानमंत्री जी का ये व्यू है कि विजन है कि 2047 तक हमें इसको बनाना है जी, जी, जी। तो उस सिलसिले में हमारे कानूनों को में भी तब्दीली की जरूरत थी। इसलिए आगाज सेंट्रल गवर्नमेंट आप मानते हैं कि विकसित भारत के सिलसिले में ये उसके साथ जी विकसित भारत तभी हो पाएगा जब कानून भी विकसित हमारे हो जाएंगे। तो 2047 तक जब विकसित भारत हमें बनाना है तो हमें कानून को भी अब वैसा बनाना है ताकि जो हमारी एज है, डिजिटाइजेशन की एज है, उसके साथ वो कानून चलने चाहिए। बिल्कुल। 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये देखा कि इन कानून में जरूरत है, तो इसका एक प्रोसेस शुरू किया गया। डिफरेंट स्टेक होल्डर्स जो इसमें थे, लोग थे, कोर्ट्स थे, यूनिवर्सिटीज थी, उनसे बातचीत करके एक कानून को एक शेप दी गई। उसके बाद इसमें सजेशंस लोगों से मांगे गए,
हजारों के तादाद में जब सजेशंस आए तो होम मिनिस्ट्री ने इसका एक खाका तैयार किया सर जी। उस खाके को पार्लियामेंट में बकायदा डिस्कशन हुआ, फिर वहां पे कमेटी बनी, उसके बाद ये कानून पार्लियामेंट ने पास कर दिए गए। इसकी जो इफेक्टिव डेट सेंट्रल गवर्नमेंट ने रखी है 1 जुलाई इस साल से रखी गई थी। अब इसमें अगर आप तीनों का नाम ही देखें, जो हमारा पहले थे वो इंडियन पीनल कोड थे, मैंने जैसे कहा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड थे, अगर आप इनके नाम पे ही जाएंगे तो भारतीय न्याय संहिता है। जी जी। सो न्याय इज रिलेटेड टू जस्टिस। पहले आपका पीनल कोड था, तो मतलब आप पेनल्टी के लिए दे रहे थे, आप पेनल्टी लोगों को देने के लिए एक कानून बना रहे थे। बट अब जो गवर्नमेंट की सोच है वो है कि लोगों को न्याय देना है, लोगों को जस्टिस देना है। तो आप इसके नाम से ही देख सकते हैं कि ये कानून लोगों को जस्टिस के लिए है। सही बात। भारतीय नागरिक संहिता है। जी जी। भारतीय न्याय संहिता है, तो न्याय उसमें भी जोड़ा गया है। सो जस्टिस जो इसका बेसिक है कि इन कानून से जस्टिस लोगों को तक पहुंचाना है जी। अब ये देखते हैं हम कि इसमें ये कानून सिर्फ उसी की रेपुटेशन तो नहीं है जो पहले हमारे इंडियन पीनल कोड थे। तो अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो इसमें बहुत सारी मेजर चेंजेस कर दी गई हैं। मैं इंडियन पीनल कोड का ही आपको एक एग्जांपल देता हूं कि उसमें 511 के करीब सेक्शंस थी। तो जो आपका भारतीय न्याय संहिता आया है इसमें 356 के करीब सेक्शंस हैं। 175 जो हैं वो मॉडिफाइड अमेंडेड सेक्शंस हैं, 175 मॉडिफाइड सेक्शंस हैं जो इंडियन पीनल कोड से मॉडिफाई की गई हैं। इंडियन पीनल कोड की 22 सेक्शंस जो हैं उनको बिल्कुल रिपील कर दिया गया है और 8 नई सेक्शंस हैं। इसी तरह से जो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता है उसमें भी और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है उसमें भी इसी तरह से मेजर चेंजेस की गई हैं ताकि जो आज के कानून के आज की एज के मुताबिक इस कानून को बनाया जा सके सर। इसमें सबसे बड़ी जो है वो आगे हम फिर से डिस्कस करेंगे। एक तो डिजिटल जो इरा है उसको तो इसको थोड़ा सा डिफाइन कीजिए कि ये डिजिटल इंडिया का जो कंसेप्शन है, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि जो हमारे मुल्क के आदरणीय वजीर आज़म साहब हैं उन्होंने वाज़ेह डिजिटल इंडिया के तहत एक इनिशिएटिव, एक मुहिम चलाई गई मुल्क में। तो अब ये बात आज हमारे सामने आ जाती है आपकी वसातत से कि ये इन 3 नए कवानीन में भी इसका कंसेप्शन जो है वो रखा गया है। किस तरह की गुंजाइश? जी मैं बताता हूँ सर। एक्चुअल में पहले ये शिकायत आती थी कि पुलिस ने किसी को झूठा केस रजिस्टर कर दिया है, जो एविडेंस है वो हम कोर्ट में पूरी तरह से एक्यूज पूरा दिखा नहीं पाते थे कोर्ट को, और जिससे कि कुछ जो गुनाहगार लोग थे वो छूट जाते थे। अब इसमें सर ऐसा प्रोविजन इन कानून में रखा गया है कि जब भी कोई विटनेस को रिकॉर्ड करना है तो वो जरूरी है कि उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग होनी जरूरी है ताकि उसको हम कोर्ट में दोबारा से जज साहब को ये दिखा सकें कि ये क्या है। उसके बाद सर जो डिजिटल एविडेंस है हमारा किसी कंप्यूटर में है जो रिकॉर्डेड है कि कोई पेपर्स जो हम कंप्यूटर से ला सकते हैं उनको भी उसी एविडेंस के दर्जे में रखा गया है जो पहले प्राइमरी एविडेंस, जैसे कोई कागज हम करते थे ओरल एविडेंस देते थे, वैसे डिजिटल एविडेंस को भी इक्विवेलेंट टू दैट लाया गया है ताकि हम उसको कोर्ट में बाय डिजिटल एविडेंस से भी उस जुर्म को प्रूव कर पाए सर। दूसरा सर इसमें EFIR का प्रोविजन है कि आप घर बैठे भी कंप्यूटर के जरिए अपने इंटरनेट के जरिए EFIR करवा सकते हैं पुलिस। आपको पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत ही नहीं है, घर बैठे आप ये सबसे बड़ा एक वो है। पुलिस स्टेशन जाने से कुछ लोग डरते हैं, कुछ कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे, कुछ करेंगे, तो आप घर बैठे भी। और जब आपको एक बार FIR रजिस्टर होगी तो वो पुलिस की फिर ऑब्लिगेशन बन जाती है कि उनको इन्वेस्टिगेशन बाकायदा किया जाए। फिर कुछ लोग सर मौजूर थे, कुछ डिसेबल थे, कुछ बच्चे थे, जो वुमेन थे वो कोर्ट में नहीं जाना चाहते थे, तो इसमें ऐसा भी इसमें प्रोविजन रखा गया है कि वो ऑडियो वीडियो मोड से अपने घर बैठ आप जहां गवर्नमेंट ने नोटिफाई जगह रखी है, जैसे कि DC ऑफिस हो जाएगा, जैसे कि कोई जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड हो जाएगा, वहां से बैठ के भी आप अपना एविडेंस रिकॉर्ड कोर्ट से करवा सकते हैं। तो दोनों वकील, जो गवर्नमेंट का वकील होगा, जो जीरा वाला वकील होगा, उसको वहां बैठ के कर सकता है।
आमने सामने जाने की कोर्ट जरूरत भी नहीं है सर। इसी तरह से बहुत सारे प्रोविजंस हैं सर, उसको हम डिटेल में बता सकते हैं, जहां के कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को इन्वेस्टिगेशन को डिजिटाइज किया गया है, कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स होगी उनमें डिजिटल रेवोल्यूशन लाई गई है, और इन सारी चीजों को कानूनी तौर पे ऐसा रखा गया है कि ये एडमिसिबल होगा। जैसे इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, बाकी चीजें हैं, वो भी इसी चीज में आ जाएगा। वो इसी चीज में आएगा सर। उसके लिए एक ऐप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई है, जिसमें कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स जो हैं वो सारा रिकॉर्ड करेंगे, और वो रिकॉर्ड करके वो एडमिसिबल होगा इन द कोर्ट कल को दिखाने के लिए कि ये एविडेंस, आप किसी चीज को सीज करते हैं, किसी कॉन्ट्राबैंड को सीज करते हैं, उसका वीडियो बनाएंगे, वो कोर्ट को आप दिखा सकते हैं। कई लोग इसी बात पे छूट जाते थे कि ये प्रॉपर प्रोसीजर नहीं इन्वेस्टिगेशन के दौरान किया गया है। तो उन वीडियो, उन ऑडियो, उन चीजों की मदद से, डिजिटाइजेशन की मदद से हम कोर्ट को ये प्रूव कर पाएंगे कि ये ऑफेंस हुआ था, यहां हमने प्रॉपर्टी को सीज किया और इन एविडेंस को यूज कर सकते हैं। अचल सेठी जी, अगर हम बात कर लेंगे अभी इसमें जो वक्त की पाबंदी है जी, उस सिलसिले में किस तरह की गाइडलाइन है? सर, पहले ऐसा कहा जाता था कि कोर्ट में जब एक बारी केस शुरू हो गया तो वो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता था सर जी। तारीख पे तारीख कहते थे कि मिलती है कोर्ट्स में, बट इसमें इन्होंने इसको टाइम बाउंड बनाया गया है। इसमें 32 सेक्शन सर ऐसी हैं क्रिमिनल प्रोसीजर को, जो अभी भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता है, जो टाइम बाउंड है सर। मैं उसको आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि अगर कोर्ट में किसी के खिलाफ कोर्ट में पहली तारीख जब लग जाएगी, तो किसी के साथ जो फर्ज जुर्म नायद करना है उस पे, वो आपको 90 डेज के अंदर अंदर करना ही करना है सर। मतलब उसमें टाइम लिमिट है कि 90 डेज है। और अगर आपने जब लास्ट आपका एविडेंस या सारी प्रोसीडिंग्स खत्म हो जाती हैं, तो 45 डेज के अंदर अंदर आपको फैसला सुनाना है कोर्ट को सर। सर, अगर हम बात करना चाहेंगे कि जो विटनेसेस हैं, अब चूंकि इसमें जिस तरह से आपने पहले ही कहा कि इसमें नाम दिए गए हैं अलग अलग, मतलब आप भारतीय न्याय संहिता, वहां पर भी जस्टिस की बात, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, वहां पे आम नागरिक की सुरक्षा सिक्योरिटी की बात, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, वहां पे मतलब जो एविडेंस है उसकी बात। तो अगर हम इसकी बात करेंगे कि जो हमारे पास विटनेसेस हैं उनकी प्रोटेक्शन का भी ख्याल रखा गया है, तो किस तरह से इस चीज को आप सर करेंगे? विक्टिम जो ये विटनेस की प्रोटेक्शन की सर स्कीम है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी एक जजमेंट दी गई थी कि जिसमें बताया गया था कि किस तरह आपने विटनेस को प्रोटेक्ट करना है सर, और उसके तहत डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफाई उनके रूल्स किए थे सर। अब पहली बार सर जो इसमें दिखाया गया, इसमें इन कानून में ये प्रोसीजर लाया गया है कि जिसमें जरूरी है नोटिफाई करना आपको स्कीम, कि अगर कोई विटनेस डरता है कोर्ट में आने से, या उसको किस तरह पुलिस ने प्रोटेक्शन दी, उसका डिटेल प्रोसीजर बताया जाए, ताकि कोई भी ये कोर्ट में जाने से ना डरे कि मैं अगर कोर्ट में जाऊंगा तो मुझे कल डर रहे कि मैं उसको मेरे खिलाफ ना कुछ हो पाए। उसके लिए सर गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ने ऑलरेडी ये विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम नोटिफाई की हुई है, और बाकी स्टेट्स ने भी, अब जरूरी है वो करना। तो उस तरह से जो भी विटनेस है उसको प्रॉपर प्रोटेक्शन दी जाएगी, किसी को डरने की जरूरत नहीं है कोर्ट में एविडेंस देने के लिए, ये इन्होंने इंश्योर किया है। जहां से विटनेस का ख्याल रखा गया है वहां पे इसमें विक्टिम का भी ख्याल रखा गया है, वहां पे एक्यूज्ड का भी इनफैक्ट ख्याल रखा गया है। तो विक्टिम के हवाले से अगर बात करेंगे, किस तरह का अप्रोच? सर जो पहला हमारे कानून थे उसमें विक्टिम को स्टेक होल्डर नहीं माना गया था, लेकिन इन कानून में विक्टिम को स्टेक होल्डर का दर्जा दिया गया है सर। अगर स्टेट भी कोई केस सर फाइल करती है और उसको कल को किसी रीजन से विड्रॉ करना पड़ता है, तो इसमें ऑब्लिगेशन है कि कोर्ट विक्टिम को सुने बिना नहीं कर सकती है सर। विड्रॉ का परमिशन उसको सुनना है सर पहले, फिर उसके बाद उसको विड्रॉल की परमिशन दी जाएगी। सेकेंडली सर इसमें जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर कोई विक्टिम है वो एफआईआर करवा देता है, उसको पहले ये पता नहीं चलता था कि इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या प्रोसीडिंग्स हो रही है, किसी को अरेस्ट किया, किसी को वो किया। इसमें सर ऐसा कानून है, इसमें ये बताया गया है कि एसएमएस के जरिए और ईमेल के जरिए विक्टिम को इन्वेस्टिगेशन में डिफरेंट स्टेजेस की भी रिपोर्ट जाएगी उसको एसएमएस कि आज ये हुआ है, आज इसमें सीजर हुआ है, आज कोई अरेस्ट हुआ है। सो विक्टिम को इसमें एज ए स्टेक होल्डर देखा गया है सर, और उसके पूरे राइट्स इंश्योर किए गए हैं कि वो उसको इंसाफ मिले सर इन कानून के जरिए। टेररिज्म या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात करेंगे जी सर, तो क्या कंसेप्शन है सर? सर टेररिज्म एज सच हमारे इंडियन पीनल कोड में कहीं डिफाइन नहीं था, डिफरेंट लॉज थे जिसमें वो कर रहे थे। तो पहली बार इन कानूनों ने ना सिर्फ विद इन जो कंट्री टेररिज्म है,
जो आउटसाइड द कंट्री टेररिज्म है उसको भी रिकॉग्नाइज करके उसमें उसकी डेफिनेशन दी है, और जो इन चीजों में मुलव्वस होंगे उनको बाकायदा तौर पे सजा का, स्ट्रिक्ट सजा का प्रोविजन है। ये पहली बार इन कानूनों ने सर बताया सर। हम बात करना चाहेंगे इसके बाद अब जो हमारे पास रूरल इंडिया स्ट्रेंथनिंग ऑफ पंचायत है, क्योंकि एक बाज़ाब्ता मुल्क में जो इनिशिएटिव लिया गया कि पंचायतों को बाइख्तियार बनाने के सिलसिले में हमारे सामने जो आज पंचायतों की तस्वीर है, जो पिक्चर हमारे सामने आज है, उससे हमें सीधे वो पिक्चर खुद दर्शाती है कि किस तरह का बदलाव लाया गया है, किस तरह से पंचायतों को बाइख्तियार बनाया गया है। लेकिन अगर अब इन कवानीन की बात करेंगे, क्या कहीं पे इस चीज को भी जगह दी गई है? जी सर, ये कानून एक तो जो हमारी अर्बन इकोनॉमी है उसको तो देखते हैं कि उस पर किस तरह से कोई इफेक्ट होगा, लेकिन रूरल इकोनॉमी के लिए भी और रूरल वहाँ पे भी पंचायतों को प्रॉपर जो लोगों को पंचायत के जरिए मिले उसके लिए भी देखा गया है। जैसे कि अगर आपके गांव में कोई जमीन है, किसी का इंक्रोच हो रहा है, कुछ हो रहा है, दैट वो अलग से एक ऑफेंस बनाया गया है। आपके पशुओं को कोई हार्म होता है वो अलग से ऑफेंस बनाया गया है, और बाकी जो गांव की पंचायत वगैरह के बारे में अलग से प्रोविजंस दिए गए हैं, ताकि इन प्रोविजन से जो रूरल हमारे लोग हैं जो गांव में लोग रहते हैं, मोस्ट ऑफ द इंडिया अभी गांव में ही है सर, बिल्कुल, तो उन लोगों के भी हकों को देखा जाए, उनके बाकायदा उनके जो उनके राइट्स हैं उनको देखा जाए, और अगर उसकी किसी जगह वायलेशन होती है तो प्रॉपर उसकी पनिशमेंट दी जाए सर। इसमें ये बताइए कि अभी अगर हम बात करेंगे कि जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम की, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम था, लेकिन अभी जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम को कवानीन में जगह दी गई है जी, तो किस तरह से कहा गया है उसमें? एक तो सर इसमें पहली बार जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का जो कंसेप्ट है वो इंडियन पेनल कोड में नहीं था, इसमें पहली बार जो हमारा संहिता है इसमें पहली बार ये कंसेप्ट लाया गया है। जुवेनाइल के जो राइट्स हैं सर वो इसको रिकॉग्नाइज, एक तो अगर कोई ऑफेंसेस हैं चिल्ड्रन वगैरह के अगेंस्ट वो तो है ही हैं, अगर कोई बच्चा मुलविस हो जाता है, क्योंकि ये देखा गया कि उसको अभी सुधार की जरूरत है, बिल्कुल बिल्कुल, तो उसी लिए एक तो जो उनके लिए बेल के प्रोविजंस हैं वो बहुत स्टिंजेंट नहीं रखे गए हैं, ताकि वो उनको जनरल ये कंसेप्ट है कि उसको बेल दे देनी चाहिए। अब बड़ा सारा हीनियस ऑफेंस होगा तो कोर्ट को रीजन देने पड़ेंगे, और उनको हम इसके प्रोविजंस के मुताबिक आप जेल में नहीं रख सकते हो। तो जुवेनाइल हाउसेज में उनको, होम्स में उनको रखना है सर। तो इन कानून के मुताबिक जो जुवेनाइल है उनका जो राइट्स हैं वो अदरवाइज दूसरा लॉ था, बट पहली बार पीनल लॉज जो हैं, मतलब जो संहिता है, इन्होंने भी रिकॉग्नाइज किया है, और उसका एक डिटेल्ड प्रोसीजर दिया गया है कि उनके अगर कोर्ट में कोई इन कंफ्लिक्ट विद लॉ कोई जुवेनाइल आ जाता है तो उसको कैसे सुधार किया जाए, उसको कैसे मेन स्ट्रीम में दोबारा से लाया जाए। बात करना चाहेंगे कि इसके बाद अगर हम देखेंगे जो हमारे पास अंडर सेक्शन 293 है, सेक्शन 293 के तहत हम देखते हैं कि जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स है, जो पहली दफा जिनके जरिए से कोई जुर्म होता है, एक खास मौका दिया गया है। जो अभी तक हमने पढ़ा, जो अभी तक हमने इस प्रोग्राम्स के सिलसिले में, उनके हवाले से खास मौका है क्योंकि पहली दफा वो एक तो होते हैं कि जो आदी होते हैं जराइम करने के, जो मुलविस होते हैं, उनके लिए किस तरह की वहां पे जगह रखी गई? सर एक तो ये जो हमारे पास एक प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट था पहले, जिसके तहत अगर कोई फर्स्ट टाइम ऑफेंडर होता था तो उसको हम प्रोबेशन पे देखते थे, लेकिन इन कानून में जो हमारे आईपीसी सीआरपीसी थे उनके लिए वैसा कोई प्रोविजन नहीं था। पहली बार सर इन 3 क्रिमिनल लॉज ने जुवेनाइल के राइट्स, जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स के राइट्स हैं, उनको भी प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि वो भी, जैसे मैंने पहले कहा कि पहली बार अगर किसी से गलती हो जाती है तो उसको दोबारा से हम ला सकते हैं सर। उनके लिए एक तो ये है कि प्रोबेशन का है कि उनको वो छोड़ पाएंगे, अगर छोटा ऑफेंस बड़ा हीनियस ना हुआ सर तो हम उसको छोड़ेंगे, उसको देखेंगे उसका कंडक्ट क्या रहता है सोसाइटी में, तो अगर उसका कंडक्ट ठीक रहता है तो कुछ टाइम के बाद उसको उन जुर्म से निकाला भी जाता, प्रोबेशन पे उसको बोलते हैं। मतलब मकसद ये है कि जिससे वो जुर्म हो सकता है उसको, उसने दानिस्ता या गैर दानिस्ता, तो हम कहेंगे कि किसी को वैश्वन भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको वापस जो है अपनी मतलब मेन स्ट्रीम में उसको लाया, उसको एक मौका फराहम किया। बिल्कुल सर। तो अगर बात करेंगे सर मॉब लिंचिंग के हवाले से, मॉब लिंचिंग भी पहले सर ऑफेंस डिफाइंड नहीं था जी, पहले जो नहीं था। आज के टाइम में सर इस कानून में अगर 5 या 5 से ज्यादा बंदे किसी
कास्ट, रिलीजन, सेक्स के बेसिस पे किसी की हत्या कर देते हैं तो उसको प्रॉपर डिफाइन किया गया है सर, ताकि जो इन कामों में मुलविस होते हैं लोग उनको प्रॉपरली सजा दी जाए। और एक बाकायदा कानून जो है उसके एक पर्टिकुलर सेक्शंस जो हैं वो दी गई है सर, इसके लिए एक चैप्टर दिया गया ताकि वो जो उनको प्रॉपर पनिशमेंट दी जा सके और सोसाइटी से ये मीनेस जो खत्म हो सके। जिस तरह से आपने कहा कि जो इन्वेस्टिगेशन है, अब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के लिए बाज़ाब्ता टाइम पीरियड रखा गया है, लिमिट रखा गया है कि कब तक उसको अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी है, कितने दिनों के अंदर अंदर चालान को पेश होना है। तो ये बताइए कि अभी फिर इस दौरान क्या देखा जाता है कि पुलिस कस्टडी में कुछ लोग रहते हैं। अब पुलिस कस्टडी में बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे वाकयात भी दरपेश आया करते हैं जो हमने पास्ट में देखा। जो अभी अगर हम इन 3 कवानीन के हवाले से क्या उसका जिक्र किया गया है? जनरली ऐसा कुछ इंप्रेशन देने की कहा गया है कि इन कानून से पुलिस को रिमांड के दौरान कुछ ज्यादा हक दिए गए हैं। ऐसा अगर आप ध्यान से उसको पढ़ा जाएगा तो ऐसा कोई भी नया राइट पुलिस को नहीं है। 15 दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर अंदर सर हर एक्यूज को मैजिस्ट्रेट के पास पेश करना है और 15 दिन के पहले 15 दिन में भी उसको राइट है कि अगर उसको बेल मिल रही है तो मिल सकती है सर। अब जो 15 आगे 90 दिन तक है, पहले ये था कि आप 15-15 दिन की रिमांड ले सकते हैं। अब पुलिस सिर्फ उसको पार्ट्स में भी रिमांड ले सकती है कि जुडिशियल कस्टडी में भी रख सकती है और अगर जरूरत हो तो पुलिस कस्टडी में भी ले सकती है। तो ये एक्यूज के जो राइट पहले थे वैसे ही हैं और इनफैक्ट ज्यादा राइट दिए गए हैं कि मैजिस्ट्रेट की परमिशन के बिना पुलिस को कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये मिथ है सर, इसमें कोई भी राइट जो है एक्यूज का खत्म नहीं होता है नए क्रिमिनल लॉ से। बात करना चाहेंगे हम जो ट्रायल जस्टिस सिस्टम है, क्या उसमें कोई रिफॉर्मेशन कुछ ऐसा कुछ उसको रिफॉर्म किया गया? किसको? जो ट्रायल जस्टिस सिस्टम, अंडर ट्रायल जस्टिस। हाँ, जैसे मैंने सर आपको पहले ही कहा कि एक तो ट्रायल को जो है हमने टाइम बाउंड इसमें बना दिया गया कि अगर कोई एक्यूज्ड आता है उसको विद इन टाइम आपको चार्ज फ्रेम करना है, विद इन टाइम सर एविडेंस लेना है, विद इन टाइम आपको, पहले जजमेंट का कोई टाइम नहीं था सर, अब जजमेंट को भी सर विद इन टाइम आपको देना जिससे खत्म हो जाएगा। तो ये एक तो डिजिटाइजेशन लाने से ट्रायल में और इसको टाइम बाउंड बनाने से जो लोगों को ये रहता था कि ये जो हमारे केसेस हैं सालों साल चलते रहते ऐसे रहेंगे, हाँ, ऐसे ही रहेंगे। और अगर कोई इनोसेंट बंदा भी किसी क्रिमिनल केस में आता था उसको भी बेचारे को ये अपनी इनोसेंस प्रूव करने के लिए सालों साल लग जाते थे। तो इससे एक तो ट्रायल एक्सपीडिशियस होगा सर, जो साइंटिफिक ट्रायल होगा ताकि कोई भी इनोसेंट बंदा जो है वो किसी ना फंसे किसी केस में सर, और जो जिसने क्राइम किया है सर उसको सजा हो। जी, बात करना चाहेंगे कि अगर हम मतलब क्राइम की बात करेंगे, क्राइम को किस तरह से डिफाइन किया गया, अगर हम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के हवाले से बात करेंगे या न्यू क्राइम्स के हवाले से बात करेंगे? देखिए सर, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो था उसके लिए डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट एक्ट्स थे जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को देख रहे थे, जिस प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज थे महाराष्ट्र वगैरह में। बट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है वो इंडियन पीनल कोड में नहीं डिफाइन था। पहली बार सर इन्होंने जो हमारी पार्लियामेंट है उन्होंने इन कानून के मुताबिक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को भी डिफाइन किया है कि कुछ लोग मिलके सर क्राइम कर रहे हैं, स्मगलिंग कर रहे हैं, पेपर लीक का आप सुनते हैं, वैसा कर रहे हैं। भी हमने एक सीरीज की प्रोग्राम के हवाले से बिल्कुल जी, चेन स्नैचिंग कर रहे हैं सर। ये डिफरेंट ये पहले डिफाइन नहीं था ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए। अच्छा, अब इसमें लाया गया, अब इसमें पहली बार सर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को भी डिफाइन किया गया और उसकी क्या पनिशमेंट सेवियर होगी वो भी डिफाइन किया गया है ताकि ऐसे क्राइम को भी रोकने में हमें मदद मिले सर। बात करना चाहेंगे हम इसके बाद, अगर हम मतलब हमारे पास जिस तरह से आपने बच्चों की बात की, अब हम खवातीन के हवाले से बात करना चाहेंगे या हम जो एल्डरली हमारे मतलब सिटीजन्स हैं उनके हवाले से, क्या उनका कहीं जिक्र किया गया? जी, देखिए सर, वुमेन रिलेटेड जो है वो तो अलग से चैप्टर है पूरा जहां वुमेन रिलेटेड सर ऑफेंसेस दिखाए गए हैं कि किन और उनकी सवियर पनिशमेंट भी दिखाई गई है। अगर कोई माइनर है, माइनर के साथ करता है, कोई रेप का इंसिडेंट हो जाता है किसी उस तरह के जितने भी हैं उसकी मैक्सिमम सवियर पनिशमेंट सर अप टू डेथ भी दिखाई गई। पहली सख्त कानून है सर अगर वुमेन से रिलेटेड कोई ऑफेंस होता है सर। सेकेंडली सर, वुमेन के जो अपने राइट्स हमें दिए गए थे, डिफरेंट निर्भया केस आया वो आया, वो सारे प्रोविजन जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के मुताबिक उन्होंने कहा गया है वो सारे हमारे इन प्रोसीजर्स में दिखाए गए हैं। और मैंने पहले ही आपको कहा कि जो विक्टिम
का जो भी है, इसमें एक पर्टिकुलर सेक्शन है सर, उसमें अगर कोई वुमेन के साथ कोई ऑफेंस हो जाता है और कोई पब्लिक सर्वेंट उसको रिपोर्ट नहीं करता है, तो दैट इज ऑल्सो ए पनिशेबल, उसको भी सजा है। कि अगर कोई वुमेन आती है और वो कहती है कि मेरे साथ ये ऑफेंस हुआ है, किसी पब्लिक सर्वेंट को कहती है और उस पर एक्शन नहीं होती है, तो उसमें भी इसको एक ऑफेंस बनाया गया, सजा बनाई गई है, ताकि ऐसे ऑफेंसेस को रिपोर्ट होने पे प्रॉपरली सर उसकी इन्वेस्टिगेशन हो और उसको किया जाए। जैसे मैंने आपको कहा सर, एज ए विक्टिम जब वुमेन को पहले पता नहीं चलता था मेरे केसेस का, अब हर स्टेज पे उसको ये बताया जाएगा कि ये आपके केस में ये प्रोसीजर है, इससे क्यों उसको पकड़ा गया, ये साइंटिफिक एविडेंस लाएगा, ये उसको सारी इंफॉर्मेशन देगी ताकि उसको अपने केस का भी पता चले। और जब स्पीडी ट्रायल होगा सर, जैसे हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं, तो जो इंसाफ वुमेन को मिलना है सर वो उनको बकायदा मिलेगा। श्री अचल सेठी जी, बहुत सारे सवालात हैं क्योंकि सभी इसमें अब पे बात नहीं हो पाएगी, लेकिन जो ही इन 3 कवानीन का यहाँ पे इतलाक हुआ, पहले ये हमने देखा कि आपकी तरफ से एक ऑर्डर आया, वो ऑर्डर था वो फॉरेंसिक वो के हवाले से। अगर वो फॉरेंसिक टेक्निक्स, क्योंकि हमारे पास 1 मिनट का वक्त है अब, तो किस तरह की से आप ये फॉरेंसिक टेक्निक्स को किस तरह से आप सर देखिए, इसमें ये मैंडेटरी है कि जो 7 साल से ऊपर की जो ऑफेंसेस हैं उनमें जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट का जाना वहां पे जरूरी है सर जी। तो हमारी गवर्नमेंट ने सर उसमें ये पहल की, हमने फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को स्ट्रेंथन किया सर, उनको जो स्टाफ जितना चाहिए था वो प्रोवाइड गवर्नमेंट ने किया है, और मोबाइल फोरेंसिक वैन सर हर डिस्ट्रिक्ट में ला रहे हैं, ताकि जिससे कि वहीं पे एविडेंस कलेक्ट हो जाए, वो एविडेंस डिस्ट्रॉय ना हो और एज पर प्रोसीजर वो हम कोर्ट में उसी तरह पेश कर सके, और कोई भी जिसने जुर्म किया है वो ऑन द बेसिस के कोई एविडेंस डिस्ट्रॉय होने से कल उसका कोई फायदा ना ले पाए सर। तो हमने वो फोरेंसिक का इस टाइम पूरी स्ट्रेंथन्ड है यूटी कि हम इन कवानीन को, मैं आपके हवाले से ये भी बता देता हूं कि हमने पहले से ही इसमें शुरू किया था ये इन कवानीन को करने से, चाहे वो ट्रेनिंग के माध्यम से हो, चाहे वो मैन पावर के माध्यम से हो, चाहे वो किसी इंस्ट्रूमेंट्स को लेने के माध्यम से हो, चाहे फोरेंसिक साइंस को करने से। तो हमारी यूटी जो है सर इस टाइम पूरी स्ट्रेंथन है, हम इन लॉज को पूरा कर रहे हैं फॉलो, और हमें कोई मुश्किल आएगी। मुख्तसर एक लाइन में लोगों को किस तरह का मैसेज होगा आपका लास्ट पे? लोगों को मेरा मैसेज है सर कि इन कवानीन से आपको इंसाफ मिलेगा, लोगों को सामने आना चाहिए, किसी ऑफेंस को अगर किसी जगह हुआ है हमें प्रॉपर रिपोर्ट करनी चाहिए, और ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट हम इंश्योर करते हैं कि उनकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, नए कानून के मुताबिक उसकी पूरी यहाँ इम्प्लीमेंटेशन होगी, और जिस नीयत से ये पार्लियामेंट ने कानून बनाए गए हैं वो नीयत हम पूरी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके देंगे। श्री अचल सेठी जी, आपने दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर को अपना कीमती वक्त दे दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत प्यार। नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें आधे घंटे से देखा और सुना, आपको पता चला कि क्या मकसद था इन 3 नए कवानीन को नाफिजुल अमल करने का। आज के प्रोग्राम में इतना ही, अगले शुमारे में फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।